यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, इसका आज पार्ट 2 का वीडियो बनेगा। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 आप लोगों के लिए बना रखा है। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो उसमें मैंने कवर किया है। तो आइए हम पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पहला जो है वो है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें कोई मालिक नहीं है, मतलब कि जिसका जो मन हो वह वही करेगा। तो इसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। निरंकुशवाद कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से इस सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। मतलब कि सरकार ऐसी जो इंसान के लिए सही ना हो, ऐसा समझ लीजिए कि जो जनता है उसके लिए निरंकुशवाद का शासन बिल्कुल ही सही नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कल्पनादर्श। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब हम एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सभी लोग इतने सुसज्जित हो जाते हैं, इतने सज्जन होते हैं जो सोचा ही नहीं जा सकता है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान इतना सज्जन हो सकता है, क्योंकि किसी भी समाज के निर्माण के लिए उसके लोगों का सज्जन होना, आदर्श होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कल्पनादर्श में आप ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसका इंसान इतना आदर्श होता है कि उसका साकार होना लगभग मुश्किल सा लगता है। तो इसे हम कल्पनादर्श कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कहता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में आए बदलाव क्या क्या हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्रभुत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। मतलब कि जो सरकार का शासन था, जो शक्ति था, वो राजा के हाथ से न रहकर जनता के हाथ में आ गई। और जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इनकी नीतियों तय करेंगे। मतलब जो जनता है वही अपने अच्छे और बुरे भविष्य को बनाने का सोचेगा, उसी के हाथ में सारी शक्ति है, उसे ही अब देखना है कि आगे उसे क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप। अब देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में क्या हुआ। इसमें औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के जो लोग थे और जो उद्योगपति लोग थे, उद्योगपति कहने का मतलब है जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की बढ़ोतरी हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो श्रमिक लोग थे और जो मध्य वर्ग के लोग थे और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनमें उनका विकास होना शुरू हो गया था। उदारवाद क्या है? उदारवाद की बातें हमने इससे पहले भी कई टॉपिक्स में कवर कर रखा है। उदारवाद के लोगों का मानना क्या था? यह एक सोच था कि मध्य वर्गों के लिए जो उदारवाद का मतलब था, व्यक्ति के लिए आज़ादी, जो आम जनता थी उनकी आज़ादी और कानून के समक्ष बराबर। मतलब कि कानून का जो है वो सभी के लिए बराबर हो। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा वाला है तो उसके लिए अलग कानून है और जो गरीब है उसके लिए अलग कानून है। सभी के लिए एक जैसा कानून का मान्यता मांग था उदारवादियों के लिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 19वीं शताब्दी में उदारवाद का आर्थिक क्षेत्र क्या था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना, ये था उदारवाद का पक्ष जो उन्होंने 19वीं शताब्दी में रखा था। उन्होंने कहा था कि बाज़ारों में जितने भी प्रकार के टैक्स हैं उन टैक्स को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो इनके अंदर के जो परिवहन टैक्स थे, मतलब कि आवाजाही के जो टैक्स थे, उनकी मुक्ति के लिए इन्होंने बात की। और जो अलग तरह के कर वगैरह थे, नियंत्रण थे जो इन पे लगाया जाता था, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा। नेक्स्ट टॉपिक है शुल्क संघ का मुख्य कार्य क्या था। जो शुल्क संघ थे, जो बनाए गए थे कम्युनिटी, एक प्रकार का ग्रुप, उसका मुख्य कार्य क्या था। तो पहला जो है वो कह रहा है कि इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मतलब जितने भी टैक्स थे उन्हें समाप्त कर दिया गया इसके माध्यम से, और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। मतलब एक ही जगह पर अलग अलग 30 प्रकार की जो मुद्राएं चलती थी उसे घटाकर बस अब 2 मुद्राएं रखी गई जो पूरे समाज में चलानी थी। रूढ़िवादी कौन थे? तो रूढ़िवादी जो थे ये इनकी भी एक सोच थी। ये लोग मानते थे कि चर्च,
सामाजिक ऊंच नीच और संपत्ति और परिवार में बनाए रखने का, मतलब जो भी इनका नियम कानून पहले से चलता आ रहा था, जैसे कि राजतंत्र, राजा का शासन होना चाहिए, चर्च की संपत्ति वापस होनी चाहिए और समाज में जो ऊंच नीच का भावना है इसे भी बनाए रखने के पक्ष में थे ये लोग, और संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। मतलब जिनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति उनके पास ही रहेगी। इसके अलावा इनकी जो संस्कृति थी उसी संस्कृति पे ये अपना काम करना चाहते थे, ये किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग जो थे यूरोप महादेश का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, मतलब ये सबसे शक्तिशाली वर्ग था। प्रभुत्वशाली कहने का मतलब है सबसे शक्तिशाली वर्ग था। और ये शक्तिशाली किन कारणों से थे? तो इनके शक्तिशाली होने का पहला कारण था कि इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पर व्याप्त थी। मतलब कि ये जो थे आपस में जो जितने पूंजीपति लोग थे ये किसी भी प्रकार के बदलाव को नहीं चाहते थे। इसके अलावा जो उस समय का सबसे अच्छा संपत्ति था, जो ग्रामीण या शहरी इलाका में जो कहिए जायदाद जिसे कहते हैं, पूंजी संपत्ति, जमीन या फिर हवेली, बड़े बड़े घर, ये सब किसके अंदर था? ये कुलीन वर्ग के अंदर था, जिस कारण से उस समय के सबसे प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली वर्ग में आते थे। अब जिउसेपी मत्सेनी कौन था? जिउसेपी मत्सेनी, पहले तो आपको ये जानना है कि ये मरसोई में यंग इटली का निर्माण किया था, ये इन्होंने ही किया था, और बर्न में यंग यूरोप का भी निर्माण इन्होंने किया था। ये दोनों एक ग्रुप हैं जिसका निर्माण जिउसेपी मत्सेनी के द्वारा किया गया था। ये दोनों जो ग्रुप थे इनको बनाने का काम इन्होंने ही किया था। राष्ट्र राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्र राज्य में जो सबसे पहला पॉइंट है ये है, इसमें जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार होता था। मतलब जो वहाँ के जनता थी, वहाँ के लोग थे, वो अपने द्वारा अपने राजा या फिर अपने सरकार को चुन सकते थे। ये इनकी छूट थी, इनको ये अधिकार प्राप्त हुआ था कि आप अपने राजा को चुनें या फिर आप जिनके द्वारा अपने ऊपर शासन करवाना चाहते हैं या फिर जो आपके समाज की उन्नति करना चाहते हैं उनको चुनें। पॉइंट 2 था कि सभी नागरिक को समान कानून, सभी नागरिकों के समान, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ के वासिंदे थे, उन सभी के लिए एक तरह का कानून बनाया जाना था, मतलब कि कोई ऊंच नीच नहीं। तीसरा जो है, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वही इसकी नीतियाँ तय करते हैं। मतलब कि लोग जो थे वहाँ के, जो वहाँ के लोकल नागरिक थे, वो ही वहाँ के सरकार को चुन सकते थे और उनके द्वारा जितने भी नियम कानून थी वो जनता के द्वारा ही बनाई जानी थी। फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह, मतलब कि फ्रांस में क्रांति के बाद जो सेना का उत्साह था उसमें अब आपको जानना है कि फ्रांसीसी सेना के जो शुरुआती उत्साह थे वो शीघ्र ही विरोध में बदल गए। शीघ्र ही विरोध कहने का मतलब है कि शुरुआत में तो इन्होंने आपस में बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया, अपना शक्ति दिखाया, लेकिन आगे चलकर इनका ये जो संघर्ष था वो राजा के खिलाफ ही विरोध में बनने लगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, मतलब कि इन्हें स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर कर बढ़ा दिया जाता था। कर कहने का मतलब हुआ कि टैक्स बढ़ा दिया जाता था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनको गुमराह करता था। मतलब कि अन्य देशों में युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस के लोगों को जबरन सेना में भर्ती होने के लिए लाया जाता था, मतलब ज़बरदस्ती किया जाता था इन्हें कि आप ज़बरदस्ती इनको सेना में भर्ती करो, जिससे वहाँ के लोग नाराज़ थे। इसीलिए जो फ्रांस की सेना थी उनमें विद्रोह बनने लगा। मतलब शुरुआत का तो उत्साह था कि चलो हम युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन आगे चल के इन्हीं सब कारणों से इनके अंदर ये विद्रोह पनपने लगा था। अब देखिए 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा क्या थी? तो 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक सरकार पर जोर देता है, जो मतलब जनता के सहमति से बनी थी। ये यहाँ पे जो जितने भी जनता थे उन्होंने ही मिलके 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी विचारधारा सहमत था, इनको सभी लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ बदलाव हो। इसी कारण से क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर था। जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि भाई जो पादरी वर्ग है इनके हाथ में जो विशेषाधिकार है, जिनको जन्मजात मिल रहा है कर वसूलने का, इसे समाप्त कर दो, इसे ख़त्म कर दो। संविधान को और जितने भी संसद के चुने हुए लोग थे उन सभी को यह कहा गया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको समान भावना से देखो, उनके लिए समान नियम कानून बनाइए। इसी प्रकार से 19वीं सदी में उदारवादी जो हैं वो निजी संपत्ति के स्वामित्व के अनिवार्यता पर बल देते हैं। मतलब कहते हैं कि निजी स्वामित्व जो है, बड़े बड़े पूंजी वर्ग जो लोग हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके पास इतने सारे पैसे हैं और बाकी लोग भूखे मर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो नहीं मानते थे, कहते थे इन्हें बदलो।
अब है 1830 के फ्रांसीसी विरोध। अब 1830 में क्या हुआ? 1830 में फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप बूढ़े राजा नहीं होगा, बुर्बो राजा है, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था और उन्हें क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या हुआ कि जब स्टेट 3 भागों में अलग अलग बट गया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तो इससे जनता में असंतोष फैल गया। और जनता में असंतोष फैलने के कारण उन्होंने क्या किया, जो लुई 16वां था उसे सत्ता से हटा दिया गया और सत्ता से हटाकर फ्रांस की सत्ता जो थी वो लुई फिलिप के हाथ में सौंप दी गई। मतलब अब नया राजा चुना गया जिसका नाम था लुई फिलिप। अच्छा, अब बात करते हैं पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास। पोलैंड में क्या हुआ कि राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वहाँ की लैंग्वेज थी, जो वहाँ के भाषा थे, उनके द्वारा वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। रूसी क्या हुआ, रूस के कब्जे के बाद पॉलिश भाषा, जो पोलैंड की भाषा थी, उसे वहाँ के स्कूलों से बलपूर्वक हटा दिया गया। बलपूर्वक कहने का मतलब हुआ जोर जबरदस्ती से उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं भाई, आपके यहाँ पॉलिश भाषा नहीं बोली जाएगी, आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा बोली जाएगी। और रूसी भाषा के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे हर स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में पॉलिश भाषा हटा के जबरन वहाँ पे रूसी भाषा लाद दिया गया। लाद दिया कहने का मतलब है कि पढ़ाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विरोध हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। कुचल दिया गया कहने का मतलब है कि लोगों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया कि भाई हमारी जो पॉलिश भाषा है इसे भी बरकरार रखी जाए। लेकिन रूस को यह मान्य नहीं था। उसने कहा कि नहीं, अभी सारे कॉलेज स्कूल में सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा पढ़ाई जाएगी, जो एक प्रकार के राष्ट्रीय भावनाओं को विकास देता है। और यहाँ पे भाषा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र का निर्माण। अब क्या हुआ कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में फ्रैंकफर्ट शहर से मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया गया। लोगों ने कहा कि अब हम खुद से मतदान करेंगे। और वो क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट शहर से मिलके सारे लोगों ने मतदान का मतलब वोट देने का फैसला किया। और 18 मई 1848 को लगभग 831 जो निर्वाचित थे, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, जो जनता ने अपने वोट देके इन प्रतिनिधि को चुना था, ये सब क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट संसद में जाके स्थान ग्रहण किया। और यहाँ पे उन्होंने शपथ ली और एक नया सा आयोजित किया गया। मतलब सेंट पॉल चर्च था वहाँ पे, तो ज़्यादा चीज़ें चर्च में ही होती थी क्योंकि चर्च की महत्व ज़्यादा थी। तो वहाँ पे ये 831 निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे वो जुलूस निकाल के गए और सबने अपना पद ग्रहण किया और वहाँ पे एक आयोजन हुआ। 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र का क्या हाल हुआ? तो 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव के कारण बन गया। जिसके बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र में यूरोप और अनेक जो अन्य जो देश थे बाल्कन क्षेत्र के अंदर, उन्होंने अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। प्रभुत्व बढ़ाने का मतलब हुआ कि अपने शासन सत्ता को जनता के ऊपर लादने का कोशिश किया। मतलब कि मैं शक्तिशाली हूँ तो मैं शक्तिशाली हूँ। और इसी कारण से वहाँ की समस्याएं बढ़ गई और वहाँ पे जो लोग थे वो उलझनपूर्ण मतलब समस्याओं से घिर गए। वो उलझ गए कि अब क्या होगा, अब किसे हम अपने राजा के रूप में स्वीकार करें या फिर हम किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है बाल्कन क्षेत्र के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उनके चंगुल से बाहर निकल के स्वतंत्रता की मांग करने लगी। जहाँ तक कि अभी हम सब पढ़ चुके हैं कि अभी तक हमारा जो लोग था, जितने भी जनता थे, वो सभी राजा के अंदर अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र के बाद अन्य देशों ने कहा कि नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम आज़ाद होना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी। अब एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में आपको एक चीज़ देखनी होगी कि एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में वास्तविक श्रेय जो है वो कैबू को ही जाता है। 1852 में सार्निया का प्रधानमंत्री बना तथा इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गया। उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूरा किया। अब जहाँ पे बात जनता के सीधे सीधे नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, राजनीति को छोड़कर कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति के सहारे उन्होंने एकीकृत इतालवी गणराज्य का निर्माण किया। और यहाँ पे वो सक्सेस भी हो गए, उन्होंने इसे सक्सेस भी पा लिया और उन्होंने कूटनीति चालों से इस कार्य को पूरा कर लिया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक पहचान क्या है? फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी उसमें
सामाजिक पहचान के रूप में आप क्या क्या देखते हैं? तो क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाया जाए। जो भी वहाँ के राजा थे जो निरंकुश शासन करते थे, मतलब किसी भी जनता के द्वारा यहाँ पे चुना गया प्रतिनिधि नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें निरंकुश शासकों से मुक्ति दिला दो, हम अब आज़ाद होना चाहते हैं। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया, मतलब इनका राष्ट्रीय पहचान तैयार किया गया, जिसने पहले ही राष्ट्रध्वज की जगह ले ली और इन फ्रांस का जो राष्ट्रध्वज है वही इसी झंडे को बनाया गया। तीसरा पॉइंट कहता है सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। नेशनल असेंबली कहने का मतलब, हमने इससे पहले भी कई टॉपिक में नेशनल असेंबली का बात किया है। नेशनल असेंबली वहाँ के जनता के द्वारा तैयार किया गया एक ग्रुप था, एक संगठन था, और ये सक्रिय नागरिकों के थे, मतलब जो नागरिक बढ़ चढ़कर यहाँ पे भाग ले रहे थे उनके द्वारा यह असेंबली तैयार किया गया था। 1804 की नागरिक संहिता, अब इसे आप जरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से लें, क्योंकि 1804 में जो है वो है नेपोलियन बोनापार्ट का नागरिक संहिता आया था। उसमें उसने कुछ नियम कानून बनाए थे, तो इसी नियम कानून के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला जो नियम है वो कहता है इस संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि ये वही बात है, जो पहले स्टेट के लोग थे और दूसरे स्टेट के लोग थे, इनको जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा था, उसे 1804 की नागरिक संहिता में समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, इसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। मतलब कि जो भी कानून बना उस कानून को सभी के लिए एक साथ लागू किया जाना था। ये नहीं कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए अलग कानून है और जो किसान है उसके लिए अलग कानून है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग कानून है, ऐसा कुछ नहीं था। सभी के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। थर्ड पॉइंट कहता है इस संहिता ने प्रशासनिक विभाजनों को समाप्त किया, समिति व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारों से मुक्ति दिलाया गया। यहाँ पे जो दास की समस्या थी उसे 1804 की नागरिक संहिता के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया। बड़े बड़े किसान जो दास बना के रखते थे या फिर जागीरदार के अंदर छोटे छोटे किसान काम करते थे, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब वियना संधि 1815, अब मैं आपको बता दूं कि जो वियना संधि थी ये 1815 में हुई, इसीलिए इसे वियना संधि 1815 के नाम से जाना जाता है। सन 1815 की वियना संधि ने उन कई सारे बदलावों को ख़त्म किया जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। जो नेपोलियन युद्ध जीतता था और वहाँ पे जो नए नए कानून बनाता था उसे 1815 की वियना संधि के दौरान समाप्त कर दिया गया। इस संधि ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठाए गए बुर्बो राजा वही लुई 16 सत्ता में, मतलब कि इनके जो सत्ता थे उन इलाकों को हटा दिया गया और नेपोलियन के जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था उस सबको मुक्त कर दिया गया। वियना संधि 1815 में ये हुआ था। इसके बाद है फ्रांस की सीमा पर कई तरह के नियम कानून बना दिए गए। जो राज्य सीमा थी वहाँ पे कई प्रकार के इन्होंने नियम कानून बना दिए ताकि भविष्य में फ्रांस का जो है वो विस्तार न हो सके।